साल पुराना जो सपना है लोगों का, जो एक करियर लैडर बना है, वो अब टूट रहा है, सपना और लैडर दोनों। और बड़ाई हो रही है लोगों को कि देखो, इंडियन आईटी जायंट्स ने फिगर आउट कर लिया कि कैसे एआई से परेशान ना हो बल्कि एआई से पैसे बनाए। कहानी जो है सब जगह ये वाली कही जा रही है, पर जैसा कि आप जानते हैं हम लोग उस कहानी में भरोसा करने में तो भरोसा करते ही नहीं है। हमारा काम है कहानी के पीछे की कहानी को समझना कि आखिर हो क्या रहा है, उससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा वो हम बात करेंगे, हमारे लिए क्या चेंजेस आएंगे वो हम बात करेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंडियन आईटी जायंट्स हैं वो कैसे प्रॉफिट पे प्रॉफिट मारे जा रहे हैं, नई पे नई कहानी बनाए जा रहे हैं। और अधिकतर मीडिया जो है, अधिकतर न्यूज जो है, जिनको ज्यादा ना आईटी की ना एआई की समझ है, उसको खाए जा रहे हैं। तो करेंगे हम थोड़ा पर्दाफाश। इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले समझना जरूरी है कि इसके मुख्य पात्र कौन है। इसके मुख्य पात्र हैं इंडियन आईटी जायंट्स, जैसे इन्फोसिस, जैसे टीसीएस, जैसे कॉग्निजेंट, इस तरह के जो बड़ी बड़ी कंपनीज। और इसका एक जो सबसे मुख्य पात्र है, द हीरो ऑफ दिस स्टोरी इज यू एंड मी। हमारे जैसे वो लोग जिन्होंने आईटी या कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सपने को बाय किया, खरीदा और अपना करियर उस पे लगा डाला। कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है कुछ आज से 20, 25, 30 साल पहले, मेरे जन्म के शायद 2, 4, 5 साल बाद की कहानी है। इंडिया में एकदम से ये नया नया सब इंडिया का ग्लोबलाइजेशन होता है, इकोनॉमी खुलती है और इंडिया में आईटी जायंट्स अपने जायंट्स नहीं बने होते हैं, शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। इन्फोसिस आता है, बाद में टीसीएस आता है, ऐसे धीरे धीरे कहानी शुरू होती है। इस कहानी में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उस समय, आज से 30 साल पहले, 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख एक बहुत ही अच्छी सैलरी होती है। क्यों इंडियन आईटी जायंट्स अच्छा कर पाते हैं, जायंट कैसे बन पाते हैं, इसको समझने के लिए बड़ी सिंपल चीज समझने की जरूरत है। बहुत बहुत साल पहले हमारा देश गुलाम था, और जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे पास एक इंसान आए, ब्रिटिशर, उनका नाम था मकौले, ठीक है। और मकौले ने कहा कि भारतीय शिक्षा पद्धति जो है वो सही नहीं है, हमें इसे बदलना होगा और यहाँ पर हमें मॉडर्न और इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन को लाना होगा। तो हम सब जो हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं और जो आईटी में घुस पाए हैं या आईटी इतना बड़ा बन पाया है, हम सब थैंक यू बोलते हैं मकौले जी को। हम सब एक तरह से मकौले की संतान है, एक तरह से, बुरा मत मानना, एक तरह से, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब ग्लोबलाइजेशन आया उसी टाइम पर, होता ना कभी कभी ऐसा संयोग होता है कि सारे ग्रह नक्षत्र एक साथ मिलते हैं, तो उसी टाइम पर जिस समय ग्लोबलाइजेशन आया, यूएस में आईटी की बहुत बड़ी डिमांड शुरू हुई। लोगों को समझ में आया कि कंप्यूटर से, कंप्यूटर प्रोग्राम से, सॉफ्टवेयर से बड़ी बड़ी चीजों को ऑटोमेट किया जा सकता है। अब क्या चाहिए? अब उन्हें चाहिए लोग। यूएस को यह समझ में आ गया था बहुत पहले कि देखो यार, अगर कुछ सस्ता वस्ता चाहिए, पूरब और पश्चिम में, पूरब की तरफ देखो, पूरब में एक और है जिसने बड़े अच्छा काम किया है, सस्ता सस्ता सामान बनाया है, उसका नाम है हमारा पड़ोसी देश चाइना। चाइना ने यह समझाया था कि देखो, जो वर्कर वाला काम है वो तुम बाहर भेज सकते हो, डिजाइन का काम अपने पास रख सकते हो। और सेम चीज जब उन्होंने आईटी में ढूंढना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि यार देखो, दुनिया में 4 ही देश हैं जो सही से अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। यूएस, कनाडा जो उधर हो गए, एक आपका ब्रिटेन हो गया जिसको आज हम इंग्लैंड बोलते हैं, और चौथा जो मकौले की संतान वाला देश जिसको इंग्लिश बोलने में बहुत इज्जत महसूस होती है, वो है इंडिया। तो उन्हें कि भाई सस्ता कहां, डॉलर से रुपया का कन्वर्जन सस्ता था, लोग यहां पर भर भर के थे, इंग्लिश बोलना जानते थे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहां पर उन्होंने इंग्लिश बोलने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बोलना थोड़ा ज्यादा है बट चलो बोल देते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ढूंढना, हायर करना शुरू किया। और इस पूरे घटनाक्रम में इंडियन आईटी कंपनीज के बहुत 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 पैसे बने। इंडियन आईटी कंपनीज के जब पैसे बन रहे थे, देखो ये जो है, ये पैसा ऐसा नहीं है कि आपके देश में तेल मिला। जब आपके देश में तेल मिलता है तो तेल का सारा पैसा किसके पास जाता है? सही समझे, गवर्नमेंट के पास जाता है। जो तेल खोद रहा है, निकाल रहा है, वो तो मजदूर है, मजदूर को कितना पैसा मिलता है। पर आपके केस में आपको ये मिला, मुझे ये मिला, आपको मतलब हमें इस जनरेशन को, इसके एक जनरेशन पहले को ये मिला कि हमारे पास तेल नहीं निकला, हमारे पास अंग्रेज निकले। और अंग्रेज जो हमारे यहां से निकले, सारा का सारा पैसा, क्योंकि एक सर्विस कंपनी थी, बहुत सारा पैसा इंप्लॉइज के पास गया, लोगों के पास गया। इससे क्या हुआ? इससे एकदम से इंडिया में बहुत खुशहाली आई, पैसा आया एकदम से। तुम देखो तो ये बड़े छोटे छोटे शहर जो हैदराबाद, बैंगलोर जैसे जो शहर थे, जो किसी और चीज के लिए जाने जाते थे, आज आईटी हब बन गए। गुड़गांव, नोएडा, इनका तो कोई नाम ही नहीं था, आज कितनी बड़ी कंपनीज वहां पर बैठी हुई हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हैं। और हालत ये कि अब तुम कहां कहां घुस रहे हैं, हम तो वाइजैग में घुस रहे हैं, हमने पुणे पूरा कैप्चर कर लिया है। तो ये आईटी ने बड़ा अच्छा गेम बैठाया, पैसा आ रहा था, डॉलर से रुपया कन्वर्जन हो रहे थे, हम इंग्लिश बोल पा रहे थे, एनफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें समझ में भी आती थी। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने कहा
कोई टेंशन नहीं है, हम रेडी करेंगे। एकदम से जो सिविल इंजीनियरिंग का, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो जोर था, जो इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन लोगों को पकड़ती थी, उनके तरफ से एकदम से शिफ्ट होकर सब कुछ कंप्यूटर साइंस और आईटी की तरफ जाने लगा। क्यों? क्योंकि पैसे बन रहे थे। हर कोई देख रहा था कि यार यहां से निकलो, अच्छा खासा पैसा बनता है, एक ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब यूएस जाने का मौका मिलता है, कहीं बाहर जाने का पैसा मिलता है, वहां पर आप बहुत सारा सेव करके वापस आते हो। इंडियन आईटी के उस समय के लिए हम कह सकते हैं कि यार सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, एकदम यही बढ़िया सीन चल रहा है। हर बच्चा अब जब कॉलेज जाने को रेडी होता है तो वो ये सोचता है कि भैया कैसे हमको कंप्यूटर साइंस, आईटी वगैरह मिल जाए। नहीं भी मिला कोर ब्रांच तो फर्क नहीं पड़ता, मैकेनिकल भी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, जाना तो हमें आईटी में ही है। ये हमारे देश में चलता रहा। हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग, हमारे देश की सिविल इंजीनियरिंग सब थोड़ी कम हो गई क्योंकि एकदम से पैसा आईटी में बहुत सारा उठा। पैसा इसलिए उठा क्योंकि डॉलर इंडिया में थोड़ा थोड़ा गिर रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, सब चंगासी, सब बढ़िया एकदम। पर 2021 में होता क्या है, 2021 में एकदम से एक एआई करके चीज आती है और वो कहते हैं कि भाई अब जो आईटी सेक्टर है, जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है, वो पूरा डिसरप्ट हो जाएगा, सब कुछ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं कि खेल है क्या। इंडियन आईटी कंपनीज को पैसे मिलते कैसे हैं, कहां से मिलते हैं? तो ऐसा होता है कि एक बड़ी कंपनी होती है जो यूएस में बैठी होती है। ये बड़ी कंपनी जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर कंपनी हो, ये कोई भी कंपनी हो सकती है, एक पेट्रोल पंप वाली कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। उनके उसके अंदर एक होता है CIO, जिसको कहते हैं चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, CIO कहते हैं। यहां CTO नहीं होता है क्योंकि ये टेक कंपनी नहीं है, एक ब्रिक मोटर कंपनी है जिसका अब उसको टेक में घुसना है, उसको थोड़ा टेक वाली चीजें चाहिए। तो CIO बोलते हैं कि देखो यार वहां पर हमारा इतना पैसा वेस्ट हो रहा है, वहां पर हमारा इतना पैसा वेस्ट हो रहा है, अगर हम ऑटोमेशन लगाएंगे तो ये चीजें सही हो जाएंगी। अब ऑटोमेशन लगाने के लिए कौन लगाएगा ऑटोमेशन? तो यूएस में तो बहुत महंगा है सब कुछ लगाना। ऐसा करते हैं कि वो TCS वालों को बोलते हैं आके एक प्रेजेंटेशन देंगे, एक प्रोजेक्ट लेंगे, पैसे बनाएंगे वो भी, और हमें भी सस्ते में काम हो जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारी कंपनी, चाहे वो हेल्थ केयर की हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे वो ऑयल की हो, ऐसी बहुत सारी कंपनीज, गवर्नमेंट जो है इंडियन आईटी कंपनी से काम करवाते हैं। यही इनके प्राइमरी कस्टमर्स रहे हैं। प्रोजेक्ट क्या रहा है, थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना जरूरी है आगे की कहानी समझने के लिए, कि प्रोजेक्ट ये रहा है कि ऑटोमेशन कैसे किया जाए। अब उस ऑटोमेशन को चलाने के लिए, उसको उसमें नए नई चीजें लगाने के लिए फिर से एक टीम लगाई जाती है और उस टीम उसको चलाते रहते हैं। कुछ बंद हो गया तो उसको देख लिया, कुछ नया बनाना है हल्का फुल्का उसको देख लिया, कोई नया रिलीज जाना है तो उसकी टेस्टिंग टीम लग गई। तो जो बिलिंग मॉडल है इन कंपनीज का वो हमेशा से ये रहा है कि इतने लोग, मतलब नंबर ऑफ पीपल गुना मल्टीप्लाइड बाय इतना पर आवर बिलिंग इक्वल्स टू रेवेन्यू, ये खेल रहा है। तो आप अगर देखो तो रेवेन्यू का जो खेल था हमेशा लोग और पर आवर बिलिंग पे चल रहा था। 30 साल बढ़िया कहानी चली। देखो ये बात हो रही है, इस बात पे आप अग्री करो, डिसअग्री करो, लेकिन आपका जो भी थॉट है, आपको अगर लगता है कि ये कंपनीज अच्छा कर रही हैं आज के टाइम में, क्योंकि स्टॉक हिसाब से तो अच्छा कर रही हैं, प्रॉफिट के हिसाब से तो अच्छा कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है, आर दिस कंपनीज डूइंग गुड, आर दे सेफ? और आपके करियर के बारे में आपका क्या थॉट है, जरूर से मुझे कमेंट में बताते जाना। क्या हुआ एआई के आने से? एआई के आने से एकदम से ये जो सारी की सारी कंपनीज हैं जो इनको काम देती थी, रुक जाते एक सेकंड, हुआ ये है कि ये जो आईटी कंपनीज हैं आज के टाइम पे, जो डेटा ये बाहर प्रेजेंट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने इनोवेशन फोड़ दिया है, हमने एआई फोड़ दिया है, हम जो काम पहले 100 लोगों से कराते थे वो अब हम 10 लोगों से करा पा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। क्यों कह रहे हैं ऐसा? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको चाहिए कि ये भी एआई कंपनी की तरह साउंड करे, ताकि शेयर मार्केट में इनका वैल्यू बढ़ता रहे। सब शेयर मार्केट वाला ही खिलाड़ी है, सब पब्लिक खिलाड़ी है भाई। तो कुछ तो ये कहानी ये लगा रहे हैं। एक बार के लिए इस कहानी को देखते हैं, इन्होंने इस कहानी को नंबर से भी कैसे प्रूव करने की कोशिश की। तो टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन कहते हैं कि वी आर कॉन्शियसली मूविंग टू अ लीनर ऑर्गेनाइजेशन, एआई इज अलाउइंग अस टू डू मोर विद फ्यूअर पीपल। इन्फोसिस सीईओ सलील पारिक कहते हैं रेवेन्यू एंड हेड काउंट विल डीकपल। इसका मतलब क्या है कि रेवेन्यू जो पहले आता था वो हेड काउंट के साथ आता था, लोगों के साथ आता था, अब दोनों में कोई कनेक्शन ना रहेगा, ऐसा ये कह रहे हैं। विप्रो सीईओ शिनी पाल्या सेज एजेंटिक एआई कैन टेक अवे 30-40% ऑफ रिपीटेटिव टास्क। तो ये कहानी ये फैला रहे हैं कि भाई देखो हमने एआई अंदर में इतना फोड़ दिया है कि हमें इतने लोगों की जरूरत नहीं है। इस नंबर को ये और प्रूव करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। इस नंबर को ये और प्रूव करते हैं। देखो टीसीएस का हेड काउंट जो है पहली बार 19 साल में पहली बार गिरा है। विप्रो का हेड काउंट 15,000 गिरा है 18 महीने में। इन्फोसिस तो फ्लैट हेड काउंट पे है आज के टाइम पे। कॉग्निजेंट 0 कैंपस हायरिंग पे है आज के टाइम पे। फ्रेशर एडिशन जो है अक्रॉस टॉप 5 कंपनी है वो 80-90% डाउन है। सोचो कि पहले यही कंपनीज फ्रेशर्स को हायर करके बेंच पर बैठाकर पैसा दिया करती थी और आज इनके हेडकाउंट्स गिर रहे हैं। इन्होंने ये नंबर से भी प्रूव करा है। तो इनकी कहानी यह है कि हम एआई में ऐसा ऐसे चीज लेकर आ रहे हैं कि अब हमें लोग की जरूरत नहीं है, जबकि कहानी ये सच नहीं है। कहानी की
की सच्चाई आपको तब दिखाई देती है जब आप ये जो कह रहे हैं वो सुनने के बजाय ये जो पब्लिश कर रहे हैं वो पढ़ना शुरू करें। तो इन्होंने क्या कहा, देखो बहुत मजेदार बात कही है। टीसीएस कह रहा है कि हमने विजडम नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे लाइव एआई एजेंट्स लगाए हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हमने फैक्ट्री कैमरास लगाए हैं जो डिटेक्ट करते हैं डिफेक्ट्स को, ऑटो क्रिएट करते हैं सर्विस टिकट्स। इंश्योरेंस क्लेम्स में हम एआई लेके आए हैं। 5 लाख क्लेम्स प्रोसेस्ड पर मंथ, साइकिल टाइम फ्रॉम 7 days टू अंडर 2 hours। तो इस तरह के क्लेम सिर्फ ये नहीं कर रहे, एक बार आपको मैं इन्फोसिस भी दिखाता हूं। इन्फोसिस कहता है कि इंटरनल एचआर ट्रैवल एजेंट जो हैं वो 10,000 प्लस क्वेरीज एक वीक में कर रहे हैं, 0 मैनुअल टच कर रहे हैं। इस पे सवाल ये उठता है कि आप जिस चीज को एआई का पूरा गेम बता रहे हो, क्या पहले वो इंसान करता था क्या? अजीब बात कर रहे हो कि पहले क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करते थे कंपनी से, उसको बोलते थे कि मेरा एचआर का ईमेल क्लासिफाई करो, उसको बोलते थे कि फैक्ट्री कैमरा देखते रहो, डिफेक्ट आएगा तो बटन दबाना। ऐसा थोड़ी करते थे। तो ये कहानी उस कहानी से कैसे जोड़ रहे हो? ये कहानी तो अलग है। ये कहानी ये कह रही है कि देखो एआई एजेंट्स के एप्लीकेशंस हमें मिले हैं, उन एप्लीकेशंस में काम एआई कर रहा है। पहले जो काम हमें मिलते थे वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन वाले मिलते थे, उसमें लोग लगते थे। तो आपने एआई को कुछ नहीं फोड़ा है, आप एआई से हेड काउंट नहीं कम कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, ये आप मत फैलाओ। आप एआई से हेड काउंट नहीं कम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि जो काम अभी नया आ रहा है वो काम ही हेड काउंट वाला नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि हेड काउंट पहले टिकट लगाने में और एचआर ईमेल पढ़ने में और फैक्ट्री कैमरा देखने में और क्या कर रहे हैं ये, हाँ वेयर हाउस ऑप्टिमाइजेशन एजेंट तो वेयर हाउस ऑप्टिमाइज करने में लगता था। नहीं, काम की जो परिभाषा है, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, इनके ऊपर इनके सीईओज का, शेयर होल्डर्स का, बोर्ड का प्रेशर है कि भाई हमारी कंपनी में भी एआई लगाओ। आज के टाइम पे सबको कहना है हमारी कंपनी में भी एआई लगेगा, हम बनेंगे एआई कंपनी। तो सारा का सारा काम ही ऐसा आ रहा है जो एआई ही करता है, कर सकता था, कर सकता है, आज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, जिसमें ऐसे भी ह्यूमन नहीं लगते थे। काम बदला है, लोग नहीं रिप्लेस हुए। अब काम बदलेगा, जो काम एआई करने वाला है वो ह्यूमंस के काम थे ही नहीं कभी, तो आपको ऑब्वियसली आप ह्यूमन कम हायर करोगे। ह्यूमंस इनको वहां जरूरत पड़ रहे हैं जहां पर इनको ये एजेंट्स बैठाने हैं, प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, और वहां पर ये अभी भी जम के हायरिंग कर रहे हैं। वहां पे भी हायरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, पिछले 30 साल से इंडस्ट्री का एक नॉर्म रहा है। नॉर्म मतलब एक बात जो सबको पता है कि अगर आप एक कंपनी दूसरी कंपनी जाते हो तो आपको 20% से 30% का सैलरी में मुनाफा मिलता है। अभी ये लोग इतने डेस्परेट हैं, 100% टू 180%, यानी 100%, 200% तक सैलरी दे रहे हैं। मतलब अगर आपकी सैलरी 5 लाख थी तो शायद आप अगला जॉब इन्हीं कंपनीज में 15 लाख का कर सकते हो। ये है बात, गेम यहां जाके बैठा है। तो ना इन्होंने एआई कुछ ऐसा फोड़ा है, ना इन्होंने एक्चुअली हेड काउंट कम करा है, बस काम की जो परिभाषा थी वो बदल गई है। लेकिन आम शेयर होल्डर को, आपको, सबको बताने के लिए ये बताना बड़ी जरूरी है कि नहीं, हम जो ह्यूमन का काम था वो एआई से करा रहे हैं। नहीं, कोई ह्यूमन पहले ये काम करता ही नहीं था, पहले किसी ह्यूमन की जरूरत नहीं थी, ये काम होता ही नहीं था। अब ये काम में इसलिए घुसना पड़ रहा है हर किसी को क्योंकि सबके ऊपर ये प्रेशर है कि एआई से कराए तो कराए क्या। तो अगर आपको ये खेल समझ में आ गया तो आपके मन में यही सवाल हो रहा होगा कि ठीक है यार, बड़ी कंपनी जो कर रही है, मैं तो ऐसे सोचता हूं भाई कि जो बड़ी कंपनी जो कर रही है करने दो, फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करें। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं जो मैं पिछले 1-1.5 साल से, 2 साल से, 5 साल से शायद इस चैनल पे हमेशा बोलता आया हूं कि सर्विस कंपनी में घुसना जाना कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, अगर आपका टर्न आ रहा है तो चले जाओ। लेकिन अभी कुछ महीने पहले मैंने ये भी बात कही थी कि देखो, जो इंडियन कॉलेजेस हैं आज के टाइम पे, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो शट डाउन हो रही हैं, उनका अब बुरा समय आता जा रहा है क्योंकि प्लेसमेंट्स जो फ्रेशर्स की हैं वो अब पहले जैसी नहीं हो रही कि आओ ट्रक में माल भरो, मालगाड़ी लेके जाओ, लोगों को लगाओ। अब हमारे पास जो क्लियर पाथ टू आईटी जॉब, 30 साल बैठो, करियर बनाओ, ऑन साइट जाओ, वो वाला जो पीस है वो खत्म होता जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि आप सब गवर्नमेंट एग्जाम की ही तैयारी करो और कुछ नहीं हो सकता, नहीं। इसका बस एक सिंपल सा ये मतलब है कि जब आप कॉलेज जा रहे हो या आप कॉलेज से बाहर हो या आप किसी भी जॉब में हो आज के टाइम पे, तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सही समझते हो, अगर आप एपीआई कॉल क्या होता है नहीं समझते हो, बैकएंड क्या होता है नहीं समझते हो, तो आप एआई इंजीनियर, प्रॉम्प्टिंग से तो कोई एआई इंजीनियर बनता नहीं है, प्रॉम्प्ट समझने से कुछ होता नहीं है, तो आप एआई इंजीनियर भी नहीं बन सकते हो। तो इसीलिए आज के टाइम पे करियर सही करने का सबसे आसान तरीका है कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझो, उसके ऊपर जो एआई इंजीनियरिंग का थोड़ा सा तड़का है कि भाई एक गूगल का एपीआई, ओपन एआई का एपीआई, ग्रॉक का एपीआई है ना, किसी का भी एपीआई है, उसको कैसे कॉल करना है, उससे क्या करवाना है, वो आप कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। पर अगर बेस ही नहीं है तो बेस के ऊपर तो कुछ बन ही नहीं सकता ना, बिना बेस के हवा में तो हवा महल ही बनता है। हमें तो आता नहीं हवा महल बनाना करियर का। तो करियर को लेकर अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब में हो, प्लीज सीरियस हो जाओ, अपने बेसिक्स अच्छे कर लो। ये लोग कुछ भी कहानी बनाते रहेंगे, कहीं से भी कहानी बनती रहेगी, लेकिन कहानी तो यही है कि जो फ्री में जो कहते हैं ना, कद्दू कट रहा था सब में बट रहा था, वो कद्दू
कद्दू कटना बटना बंद होने वाला है, बंद हो रहा है हर दिन। अब जो कद्दू कटेगा और बटेगा वो उन्हीं के लिए बटेगा जिनको एक्चुअल में, जिनको ये 200% तक का हाइक दे रहे हैं, जिनको एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेस्ड ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लस ऑटोमेशन प्लस एआई इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें आती हैं। देखो, करियर बनाना है तो सही से चीजों को समझना, डेप्थ में समझना, अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। और अगर वो चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट फ्रॉम दिस सिटी जरूर डाल देना और लाइक करते जाना वीडियो को। बाय।